हाय गाइस, वेलकम टू evidyarthi.in। माय नेम इज वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पोएम्स को। फर्स्ट फ्लाइट की पोएम्स है ये, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारे सभी पोएम्स को। नाउ पोएम्स को हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो हम उनकी मीनिंग जानेंगे। ओके, सेंटेंस वाइज मीनिंग देखेंगे, देन उनका एक्सप्लेनेशन जानेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पोएट लिखता है एंड देन हमें उसे क्या करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है। तो ये चीज़ हमने स्कूल में सीखी थी, और स्कूल में हमेशा ये चीज़ होती है कि यू हैव टू इंटरप्रेट व्हाट वाज द पोएट ट्राइंग टू से विद द लाइन। तो हम वो एक्सप्लेनेशन जानेंगे एंड देन लास्ट में हम लिटरेरी डिवाइसेस को देखेंगे। वन मोर थिंग, जब मैं लिटरेरी डिवाइसेस की बात करती हूँ, सो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस हम क्या करेंगे, जो यहाँ पोएम में यूज हो रहे हैं हम उनको देखेंगे। ओके, एंड जो पूरे लिटरेरी डिवाइसेस जो हमारे इस पूरे पोएम, जितने भी पोएम है 10th क्लास में जो यूज होंगे, वो सब मैंने एक अलग वीडियो में बना रखे हैं। सो लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हमें करने हैं, उसका अलग वीडियो है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक डाल रही हूँ, और इस पोएम के हमारे पूरे प्लेलिस्ट में भी आपको सबसे टॉप पे दिख जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस डस्ट ऑफ स्नो को और जानते हैं कि क्या है इसके अंदर। बट उससे पहले हम इस पोएम के पोएट को जानते हैं। पोएट का नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, एंड रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हमारे जो है वो कुछ इस तरीके से दिखते थे। ही वॉज बोर्न ऑन मार्च 26, 1874 एंड जनवरी 29, 1963 को इनका डेथ हो गया। He was a well-known American poet, but अमेरिकन होने के साथ साथ ये इंग्लैंड के चीज़ों के बारे में लिखते थे, इंग्लिश पोएट्स भी लिखते थे, आई मीन इंग्लिश में ही लिखते थे, बट इंग्लैंड की जो सेटिंग होती है, जो आसपास इंग्लैंड के होते हैं, वो भी चीज़ें लिखते थे। ठीक है, ये एक रियलिस्टिक राइटर थे। रियलिस्टिक राइटर का मतलब जो भी अपने आसपास में देखते थे, जो भी इनके साथ घटता था, वो लिखते थे। ऐसा नहीं है कि ये राइटिंग में अपने चांद और तारों की बात करेंगे, नहीं, ये नेचर की बात करेंगे, इंसानों की बात करेंगे, और अपनी राइटिंग में, अपने पोएम्स में बहुत इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते थे। ऐसा लगता था जैसे किसी दोस्त से बात कर रहे हो। सो अमेरिकन इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज आप देखेंगे इनके पोएम्स में, और इनके पोएम्स जो है वो ज्यादातर रूरल लाइफ में होंगे इंग्लैंड के। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 20th सेंचुरी का एक गांव का हिस्सा देखने को मिलेगा। वहां के लोगों के बारे में बात होगी अगर इनके पोएम्स में, आप इनके पोएम्स को अगर आप देखोगे तो। साथ ही साथ इनकी जो सेटिंग हुआ करती थी, जो ये चीजें बताने की कोशिश करते थे, वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटल इश्यूज हुआ करते थे। कई बार फिलोसफिकल थीम्स हुआ करती थी। कॉम्प्लेक्स सोसाइटल इश्यूज क्या होंगे, जैसे पॉवर्टी को बताने की कोशिश करेंगे, वुमेन्स की नीड्स को बताने की कोशिश करेंगे। कई बार ये जो सोसाइटी में कुरीतियां हो रही होती है उनकी बात करते थे, फिलोसफी की बात करते थे। तो ये जो डस्ट ऑफ स्नो है हमारा पोएम फर्स्ट, इसके अंदर भी इन्होंने बहुत कुछ बात करी है। 8 लाइनों की पोएम है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल बात कह गई है। देखते हैं क्या है। सो डस्ट ऑफ स्नो, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक क्रो है, इनके ऊपर इस क्रो ने क्या किया, गिरा दिया। क्या गिराया? डस्ट ऑफ स्नो, यानी स्नो के, बर्फ के कुछ पार्टिकल्स। ओके, और कहाँ से गिराया? हैमलॉक ट्री से। हैमलॉक ट्री एक ऐसा पौधा होता है जो थोड़ा विषैला होता है। सो यहाँ पे इन्होंने क्रो और हैमलॉक का इस्तेमाल किया था अपने मूड को दिखाने के लिए। और क्योंकि क्रो और हैमलॉक दोनों ही इनऑस्पिशियस माने जाते हैं, ऐसे माने जाते हैं कि ये अमंगलकारी है, अशुभ है, तो इन्होंने इन दोनों का इस्तेमाल करके अपने मूड को बताया कि मैं बहुत डिप्रेस्ड था। इनका अगर इस्तेमाल किया जाए, हैमलॉक ट्री और क्रो को इस्तेमाल किया जाए, यूज किया जाए किसी भी पोएम, किसी भी स्टोरी में, सो दे सिग्निफाई सैडनेस एंड डिप्रेशन। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी प्रेजेंट, जो उनका भी जो स्टेट है, किस तरीके से उनका मन है, वो उनकी मनोस्थिति को दर्शाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये बहुत दुखी थे और हैमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे। लेकिन तभी एक क्रो ने क्या किया, उनके ऊपर डस्ट पार्टिकल छिड़क दिए, डस्ट पार्टिकल्स झाड़ दिए। has given my heart a change of mood। और जैसे ही इनके ऊपर वो डस्ट के पार्टिकल, स्नो के पार्टिकल्स गिरे, इनका मूड लिफ्ट अप हो जाता है, थोड़ा सा ये खुश हो जाते हैं। एंड saved some part of a day I had you। तो ये क्या कहते हैं कि जो वो
स्नो का डस्ट गिरा मेरे ऊपर, उसने मेरे मूड को अपलिफ्ट कर दिया और जो मेरा दिन था उसको बचा लिया, जिस दिन को लेके मैं बहुत पछता रहा था, बहुत दुखी था कि अरे यार आज जगता ही नहीं, आज सोया ही रहता या आज बाहर ही नहीं निकलता घर से, तो आज इतना बुरा नहीं होता मेरे साथ। तो ये कह रहे हैं, ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से दो इनऑस्पिशियस चीजें जिसे लोग अमूमन तौर पे क्या मानते हैं, अच्छा नहीं मानते, जिसे कहते हैं लोग कि अगर हम इन दोनों को देख लें तो हमारा बाकी का दिन बुरा जाएगा, वो दो चीजें इनके मूड को लिफ्ट अप कर देती हैं, इनको खुश कर देती हैं और इनका जो बाकी का दिन है वो खुशनुमा बना देती है। सो दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा पोएट थोड़ा दुखी था, लेकिन वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहा था एंड उनके ऊपर क्या आया, यस थोड़े से डस्ट पार्टिकल्स आए स्नो के, स्नो आके गिरा एंड उनका मूड चेंज हो गया ना। अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहते थे, तो ये कहना चाहते थे कि हमें कभी भी अपने अंदर किसी भी चीज के लिए कोई भ्रांति नहीं रखनी चाहिए, कोई प्रेजुडिस नहीं रखनी चाहिए कि ये चीज ऐसी ही होगी। क्रो को हम ज्यादातर क्या लेते कि तेरे ये अशुभ है। सिमिलरली हमारी सोसाइटी के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैपन हो रही होती है, कुछ ऐसे लोग और कुछ ऐसे जानवर या कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे प्रसंग हो रहे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे लिए शुभ नहीं है। लेकिन आपको क्या पता वो जो अशुभ चीजें, जो अमंगलकारी चीजें हो रही है, क्या पता आपको खुशी दे जाए, आपकी जिंदगी में थोड़ा सा मिठास घोल जाए। सो यहाँ पे हमारे पोएट ये बात कह रहे थे हेमलॉक ट्री और क्रो के जरिए। नाउ बात करते हैं इसके राइमिंग स्कीम की। ओके, सो राइमिंग स्कीम को अगर हम देखें, सो राइमिंग स्कीम क्या होता है, हमें पता है कि जो एंड में हमारा जो वर्ड्स एंड होता है, अगर वो एक तरीके से साउंड करते हैं तो वो राइमिंग कहलाते हैं ना। तो यहाँ पे हम राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, दोनों ही वर्ड का लास्ट वर्ड देखो, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो फर्स्ट को ए देना एंड सेकेंड को हमने बी दे दिया। नाउ सेकेंड स्टेंजा में देखो, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो थर्ड लाइन है और फर्स्ट लाइन है उनका लास्ट वर्ड देखो, क्रो एंड स्नो राइमिंग है, बिल्कुल एक जैसे साउंड कर रहे हैं। तो ए यहाँ पे दिया था, इसको भी ए दे देंगे। शोक डाउन ऑन मी, इनके ऊपर झाड़ दिया था, है ना, शोक डाउन ऑन मी। एंड फोर्थ जो सेंटेंस है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, बोथ हैव सेम राइमिंग पैटर्न, तो दोनों को हमने क्या दिया, बी। एंड सिमिलरली हमारा हर्ट एंड पार्ट क्या हो गए, सेम राइमिंग वर्ड्स, तो सी सी एंड इसका जो सिक्स्थ एंड एट्थ हमारा सेंटेंस है दे आर डी डी, क्योंकि इनकी जो लास्ट वर्ड है मूड एंड रूट दे आर राइमिंग, है ना। तो दिस इज द राइमिंग पैटर्न ऑफ दिस पोएम, दैट इज ए बी सी डी। तो कभी भी आपको आएगा ये पोएम एग्जाम के अंदर, कोई भी स्टेंजा आ जाए, कोई भी पार्ट आ जाए, आपको पता है क्या राइमिंग पैटर्न है, ए बी सी डी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इनके अंदर की लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस में सबसे पहला यहाँ पे हमने देखा यूज ऑफ एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब क्या है, कोई भी सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है उसका पहला वर्ड क्या है, कोई भी वर्ड का पहला वर्ड क्या है, अगर वो कॉन्सोनेंट है और वो रिपीट हो रहा है सेंटेंस में तो वो एलिटरेशन माना जाएगा। देखो, द अकरेंस ऑफ सेम कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट्स साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। तो यहाँ पे हम एलिटरेशन देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart, आप देखोगे has hurt, a change of mood and saved some। तो इन दो जगहों पे हमें एलिटरेशन देखने को मिल रहा है। So this was alliteration used। नेक्स्ट हमारे पास इंजैबमेंट भी दिख रही है। इंजैबमेंट क्या हमने पढ़ा था, इंजैबमेंट was when the same sentence continues to the next line without use of any punctuation marks, it is known as enjambment। Okay, तो यहाँ पे अगर हम sentences को पढ़ रहे हैं तो कोई भी punctuation mark यूज नहीं हुआ है। अगर हम बात करें, अगर किसी इंसान को जानना हो कि अरे इस लाइन के बाद कहाँ, इस लाइन में क्या हुआ, तो उस इंसान को कहाँ जाना पड़ रहा है, नेक्स्ट लाइन में। इस पूरे लाइन का मतलब हमें जब तक हम नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहे तब तक नहीं समझ में आ रहा है। तो दिस इज इंजैबमेंट। इंजैबमेंट का यूज यहाँ हो गया।
So this is the second literary device. So these two devices are used in this poem ताकि आपको क्या कर सके, इस पोएम में मजा आ सके और आप इसके साथ बने रह सके. So these were the things जो हमें इस पोएम में जाननी थी. Now हमारे नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं ताकि हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स देख सके. So I'll see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.